हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का बहुत ही शानदार टॉपिक संतत फलन। संतत फलन, संतत फलन क्या होता है? संतत फलन होता है लगातार कंटिन्यूअस चलना, ऐसा फलन जो अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, यानी कि उसका ग्राफ अगर हम खींचते हैं तो उसका ग्राफ हमेशा क्या हो? संतत हो। जैसे कि y बराबर में हमने fx लिया है, तो x का मान, इसका प्रांत है a और b, ये वाला प्रांत। इस प्रांत में हम अगर इसका ग्राफ खींचते हैं तो हमने इसका ग्राफ खींचा है, ये ग्राफ हमने इस प्रकार से लगातार इसमें खींच लिया, तो हमने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके ग्राफ कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं था, तो ये फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या कहलाएगा? संतत कहलाता है। दूसरा, अगर हम इसका ग्राफ और खींचें तो एक ग्राफ तो हमने इस प्रकार से खींचा है, फिर दूसरा ग्राफ है हमारे पास इस प्रकार से खींचा गया, तो हमने इसमें ग्राफ में क्या देखा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ग्राफ खींचा है, फिर इसके आगे का ग्राफ हमने इसी प्रांत में खींचा है, तो हमें इस चौक को यहाँ से यहाँ पर उठाना पड़ा, यानी कि इसका ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में टूट गया। तो ऐसा फलन जिसका ग्राफ टूट जाता है तो वह फलन क्या होता है? असंतत होता है, और जिसका ग्राफ कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं हो तो वो फलन क्या होता है? संतत होता है। सामान्य हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम कोई यात्रा कर रहे हैं, जैसे कि पहला बिंदु हमारे पास यह है, यात्रा के लिए हमने एक स्थान को चुना है पिलानी, और हम यात्रा कर रहे हैं कहाँ पर? जयपुर में। जयपुर में इसके बीच में एक गांव, बहुत सारे गांव आते हैं, लेकिन एक गांव हमने लिया है बीच में सीकर, ये गांव हमने ले लिया सीकर। अब यहाँ पर देखिए, हम पिलानी से जयपुर की तरफ जा रहे हैं और किसी बस के द्वारा यात्रा कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर एक बस को लिया। इस बस में बैठते हमने यात्रा स्टार्ट की है पिलानी से लेकर जयपुर तक, और इसके बीच में जितने भी गांव हैं उस गांव से होती हुई सीकर तक आती हुई फिर ये गांव तक जाती हुई जयपुर तक पहुंच गई है। यानी कि यहाँ पर हमने पिलानी में बैठे थे, फिर यहाँ पर पिलानी में बैठे थे, सीकर आ गया तब भी हम इस बस में ही बैठे हुए हैं। तो पिलानी में बस में बैठे थे, फिर सीकर में भी इस बस में बैठे हैं, फिर लास्ट में जयपुर तक हम इसी बस में बैठे हुए मिले हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो ये ग्राफ है कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं है। स्थिति फर्स्ट। स्थिति सेकंड में हम क्या करते हैं? हम इसी बस में पिलानी से जयपुर जाते हैं, लेकिन ये बस जयपुर से पिलानी से लेकर सीकर तक चलती है। अब हमें जाना कहाँ पर है? जयपुर जाना है, तो जयपुर से हमें पिलानी से लेकर सीकर तक जाना होगा, और फिर सीकर से हमें दूसरी बस में हमें जाना होगा, और जाने के लिए हमें दूसरी बस में जैसे हम बैठेंगे तो हमारा ग्राफ यहाँ से टूट जाता है, क्योंकि पिलानी से लेकर सीकर तक हम पहली बस में आए और फिर सीकर से लेकर हम जयपुर तक हम पहुँचे हैं, तो हमारे जो यात्रा का जो हमारे पास यात्रा हुई थी तो यहाँ पर दूसरी बस में आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा ग्राफ क्या हो गया? टूट गया। तो ये फलन ग्राफ में। फिर देखिए संतत फलन कि किसी बिंदु पर हमें किसी बिंदु पर संतत फलन की जांच करनी है। तो आपके पास एक फलन होगा fx, और उसमें आपको एक बिंदु दिया होगा, बिंदु x बराबर में a बिंदु दिया है, और ये बिंदु कोई भी बिंदु हो सकता है। हमने वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से इस बिंदु को हमने इसे लिया है। अब ये फलन इस बिंदु पर संतत कब होगा? इसके लिए हम क्या करते हैं? इस बिंदु पर एफ ए ये वाला मान ये बिंदु इस फलन में रखते हैं। इस फलन में रखने के बाद में
तो हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया है वास्तविक संख्या रेखा पर, ये यहाँ पर x = a पर हमारे पास बिंदु है। तो ये फलन संतत कब होगा, जब हमारे पास इस बिंदु पर और इससे पहले वाले बिंदु पर और इससे बाद वाले बिंदु पर, तीनों बिंदुओं पर इसका मान अगर बराबर आता है तो ये फलन क्या होगा, संतत होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस फलन में रखा है हमने, और अब क्या करते हैं, इस बिंदु से पहले वाले मानों को लेने के लिए हमने क्या किया है, a में से h को माइनस कर दिया। h एक स्मॉल एलिमेंट है, बहुत अल्पांश मान होता है, बहुत ही छोटा सा मान होता है। यहाँ पर इसका मान जैसे कि a बराबर में आपके पास 3 है, तो इसका मान 3 से कम होगा, 2.9, 2.8, 2.5, इस प्रकार से कोई भी मान हो सकता है, अल्पांश मान। फिर यही मान हम इस फलन में रखते हैं और इस फलन में हम इस पर क्या लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं। फिर अब हमें क्या करना है, इस बिंदु से आगे वाले मान पर चलना है। आगे वाला मान क्या होगा, h → 0 लिमिट। आगे वाले मान के लिए हम क्या करेंगे, इस a में कुछ अल्पांश मान जोड़ देते हैं, तो यह आ जाएगा आपके पास a माइनस में a प्लस में h। अगर ये तीनों मान, तीनों फलन f(x), ये फलन f(x) इस बिंदु पर संतत होगा यदि तीनों मान आपस में बराबर है, यानी कि जिस स्थान पर हम खड़े हैं वो वाला मान और इससे बाद वाले मान और इससे पहले वाले मान पर अगर तीनों जगह अगर हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, स्वतंत्र कहलाएंगे, यानी कि संतत कहलाते हैं। तो आपके पास ये फलन होना चाहिए। इसको हम, ये f a से पहले वाला मान है तो इसे हम फलन की बाईं सीमा लिखते हैं, और इसको हम फलन की दाईं तरफ है तो इसको हम फलन की दाईं सीमा लिखते हैं। आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट और इसे राइट हैंड लिमिट। ये आपके पास होता है फलन। यदि कोई फलन संतत है तो ये तीनों मानों को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अगर तीनों मान में कोई भी एक मान फेल हो जाता है, यानी कि इसकी दाईं सीमा इस फलन के बराबर नहीं है, इसकी बाईं सीमा इसके फलन के बराबर नहीं है, तो ये फलन संतत न होकर असंतत होगा। यदि फलन f और इसकी बाईं सीमा आपस में बराबर है, फलन और फलन की बाईं सीमा आपस में बराबर है, तो ये फलन f(x) इस बिंदु पर बाईं ओर से संतत कहलाता है, बाईं ओर से संतत कहलाएगा। यदि फलन का मान f(a) और इसकी दाईं सीमा का मान आपस में बराबर है, f(a) और दाईं सीमा बराबर है, तो ये फलन दाईं ओर से संतत कहलाता है। तो ये हमारे पास संतत फलन का ये बेसिक है। संतत फलन क्या होता है, जो लगातार चलता रहता है, यानी कि अगर इसका हम ग्राफ खींचें तो इसका ग्राफ कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर टूट जाता है उसका ग्राफ तो वो फलन संतत ना होकर असंतत होता है। फिर इसकी गणितीय परिभाषा, ये फलन f(x) x बराबर a पर संतत कब कहलाएगा, जब फलन और फलन से पहली वाला मान और फलन से बाद वाला मान, यहाँ पर देखिए a है तो a से पहले वाला मान a माइनस में h कर रखा है हमने, और a से बाद वाला मान लेने के लिए a प्लस में h कर रखा है। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो ये फलन संतत कहलाता है। फिर देखिए हमारे पास कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे कि अचर फलन। कुछ महत्वपूर्ण फलन है जो सदैव क्या होती हैं, संतत होती हैं। पहला फलन है, हम लेते हैं अचर फलन। अचर फलन सदैव अपने प्रांत में क्या होती हैं, संतत होती हैं। तो देखिए अचर फलन यानी कि f(x) = k,
के यानी कि अचर है, कोई भी कांस्टेंट संख्या 1 2 3 मान कुछ भी आ सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लेते हैं f(x) बराबर में 2 ले लिया हमने। अब ये संतत कैसे होता है, तो हम इसका ग्राफ खींचेंगे और इसका ग्राफ कहीं पर भी हमें अगर टूटा हुआ नहीं मिलता है तो ये फलन क्या होगा, संतत। तो x बराबर में 2 हमें यहाँ पर मिलेगा और इसका ग्राफ हम इस प्रकार से खींचते हैं। तो हमने ये देखा है कि इसका ग्राफ कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं है। हमने इसे खींचने के लिए एक सीधी लाइन y के समांतर खींच दी है। तो ये फलन सदैव क्या होगा, संतत होगा। फिर इसके बाद में है दूसरा फलन आपके पास है तत्समक फलन। तत्समक फलन, तत्समक फलन होता है f(x) = x होता है। अब इसका ग्राफ के द्वारा हम जांचेंगे कि ये फलन संतत होता है या नहीं। तो हमने इसका ग्राफ इस प्रकार से इसका ग्राफ खींचा है, ये हमने इसका ग्राफ खींचा है। इसका ग्राफ हमेशा इस प्रकार से बनाए। तो हमने देखा है कि इसका ग्राफ खींचने के लिए हमारे पास ये जो पेंसिल की नोक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है, तो कहीं पर भी इसका ग्राफ टूटा हुआ नहीं है। तो ये फलन क्या होगा, संतत होगा। तत्समक फलन क्या होगा, संतत होगा। इसके बाद में है तीसरा फलन है आपके पास बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन में क्या होता है, f(x) = a1x की पावर n प्लस में a2x की पावर n माइनस में 1 प्लस में, इस प्रकार से ये आगे तक चलता रहता है। कितनी घात का हो, n घात का है। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ f(x) = x²। अब हमें ये देखना है कि बहुपदीय फलन संतत होता है। हमने क्या बताया कि बहुपदीय फलन संतत होता है और इससे जांचेंगे कि कैसे होता है संतत। हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ इस प्रकार से इसका खींचा जाएगा। ये इसका ग्राफ खींचते हैं तो इसका ग्राफ हमेशा इस प्रकार से प्राप्त होगा आपको। तो हमने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ग्राफ खींचने में हमें पेंसिल की नोक को उठानी नहीं पड़ी है। तो ये फलन क्या होगा, संतत होगा। संतत फलन वही होता है जिसका ग्राफ कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं हो। इसके बाद में अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, f(x) = x³ का हम लें, तो हम इसका ग्राफ खींचते हैं। इसका ग्राफ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके ग्राफ को खींचा है, तो इसका ग्राफ कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं मिला है। तो ये फलन क्या हो गया, संतत हो गया। इसके बाद में और त्रिकोणमितीय फलन, 4th नंबर पे है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय में sin x और cos x फलन, साइन और कोस फलन ही सदैव संतत होती हैं। कैसे होती हैं, अगर हम साइन का ग्राफ खींचें तो साइन का ग्राफ हमेशा इस प्रकार से खींचा जाता है। तो हमने देखा है कि इसका ग्राफ खींचने के लिए हमें पेंसिल की जो ये नोक है कहीं पर भी हमें उठानी नहीं पड़ी। तो ये फलन क्या होगा, संतत होगा। इसी प्रकार से हम कोस का अगर ग्राफ खींचें तो कोस का ग्राफ इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसका ग्राफ खींचा है, तो ये फलन क्या है, संतत है, क्योंकि कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं है। जैसे कि हम tan का लेते हैं, tan x का लेते हैं, tan संतत नहीं होता है, असंतत होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने इसका ग्राफ के बारे में पढ़ा है। इसका ग्राफ इस प्रकार से आता हुआ यहाँ तक आता है। फिर आगे का ग्राफ खींचने के लिए हमें यहाँ से पेंसिल की नोक को उठानी पड़ी है और उठाने के लिए हमें वापस यहाँ से इस प्रकार से इसको ग्राफ खींचना पड़ा है। तो ये tan का ग्राफ होता है। तो हमने इसमें क्या देखा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इसका ग्राफ
खींचा गया। फिर आगे का ग्राफ खींचने के लिए हमें पेंसिल की नोक को यहाँ से उठानी पड़ी। उठाने के बाद में फिर से इसका ग्राफ खींचना है, तो इसका ग्राफ देखो हमें टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फलन क्या होता है? असंतत होता है। जिसका ग्राफ टूट जाता है वो फलन असंतत होता है। जिसका ग्राफ कहीं से भी टूटा हुआ नहीं हो वो फलन क्या होता है? संतत होता है। फिर इसके बाद में आ जाइए आप चरघातीय फलन। चरघातीय फलन, चरघातीय फलन वो फलन होता है जिसपे अचर पर फलन हो, जैसे कि e की पावर x है, a की पावर x है और 2 की पावर x है। ये फलन क्या होते हैं? चरघातीय फलन होती हैं और ये सदैव क्या होती हैं? संतत होती हैं। अगर हम इसका ग्राफ खींचें तो इसका ग्राफ इस प्रकार से खींचा जाएगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इसका ग्राफ कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं है, तो ये फलन क्या होगा? संतत होगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास लघु गुणकीय फलन। लोग वाले फलन f(x) इज इक्वल टू log x है या log x प्लस में 1 है, इस प्रकार से आगे तक ये सदैव क्या होते हैं? संतत होते हैं। तो कैसे होते हैं? हम इसका भी ग्राफ खींचते हैं। इसका ग्राफ खींचेंगे तो हमें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ग्राफ आ जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में हमें पेंसिल की नोक को कहीं से भी उठाना नहीं पड़ा है, तो ये फलन क्या होंगे? संतत होंगे। उसके बाद में देखिए मापांकीय फलन। मापांकीय फलन सदैव अपने प्रांत में संतत होते हैं। मापांकीय फलन किस प्रकार के होते हैं? जो मापांक के अंदर होती हैं, जैसे कि मापांक के अंदर x है और x प्लस में 1 है और इस प्रकार से हो सकती हैं। इसका ग्राफ अगर हम खींचें तो ये ग्राफ इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो ये जो ग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार से मिलते हैं। तो हमने क्या देखा? इसका ग्राफ खींचने के लिए यहाँ से शुरुआत की है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया है। तो इसका ग्राफ कहीं पर भी हमें टूटा हुआ नहीं प्राप्त हुआ है, तो ये फलन क्या होंगे? संतत होंगे। नेक्स्ट आ जाइए आप कुछ असंतत फलन भी होते हैं, जैसे कि असंतत फलन। असंतत फलन f(x) इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन में x आ जाए या कोस 1 अपॉन में x आ जाए या e की पावर 1 अपॉन में x आ जाए या 1 अपॉन में x आ जाए। ये फलन क्या होते हैं? हमेशा x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर में 0, x बराबर में 0 पर क्या होती हैं? असंतत होती हैं। असंतत क्यों होती हैं? जैसे मैं x बराबर में 0 यहाँ रख देता हूँ तो साइन हमें क्या मिलेगा? साइन 1/0। साइन 1/0 का मान क्या होता है? -1 और +1 के मध्य कोई परिमित मान, यानी कि इस लिमिट पे ये -1 और +1 के बीच में कोई परिमित मान दे रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि वो वाला मान कौन सा है। संतत फलन कौन सा होता है? जिस पर लिमिट लग जाती है, एक फिक्स मान होता है। यहाँ पर एक फिक्स मान नहीं दे रहा है, तो ये -1 और +1 के बीच दे रहा है, हमें पता नहीं वो कौन सा मान है। तो इस केस में ये फलन क्या होता है? असंतत होता है। यही
cos के लिए e की पावर x के लिए ये वाली लिमिट हम इसमें रख देते हैं, तो e की घात 1/0, इसका मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, जिसकी सीमा ही विद्यमान नहीं है, तो वो फलन कभी भी संतत नहीं हो सकता है। तो हमने देखा है कि ये फलन इस लिमिट पर विद्यमान ही नहीं है, तो ये फलन क्या नहीं होगा, संतत नहीं होगा। अब अंतराल में अंतराल आपके पास आ गया, ये फर्स्ट अंतराल है आपके पास ए और बी। इस अंतराल में ये फलन हमें चेक करना है ये संतत है या नहीं। तो हमें किसी फलन की संततता की जांच करने के लिए हमें इसका उस बिंदु पर और उसकी दाईं सीमा और उसकी बाईं सीमा विद्यमान होनी चाहिए। अगर हम x बराबर में 1 पर चेक करें तो f बराबर ये a पर x बराबर a पर हमें इसे जांच करें तो x बराबर a पर फलन f a विद्यमान होगा और f बराबर में इसकी दाईं सीमा भी विद्यमान होगी, लेकिन इसकी बाईं सीमा विद्यमान नहीं होगी, क्योंकि ये x बराबर में इसका क्या अर्थ होता है कि इसमें a है और a के बाद वाले मान है और b है और b से पहले वाले मान है, यानी कि a से पहले वाले मान नहीं है तो नहीं है, तो इस लिमिट पर इस x बराबर में a बिंदु पर इसकी बाईं सीमा विद्यमान नहीं होगी, तो ये फलन संतत नहीं होगा। फिर इसी प्रकार से x बराबर में हम b पर इसकी जांच करें तो हमने देखा है कि हमें f b प्राप्त हो जाएगा और हमें इसके पहले वाली लिमिट प्राप्त हो जाएगी, यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट प्राप्त हो जाएगी, लेकिन राइट हैंड लिमिट प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि b प्लस में h हमें प्राप्त नहीं होगा, तो ये फलन b पर क्या नहीं होगा, संतत नहीं होगा। यानी कि ये a पर और b पर संतत नहीं होगा, इनके बीच में जो भी मान आए उन मानों पर ये फलन क्या होगा, संतत होगा। यानी कि समवर्त अंतराल जब भी आ जाए तो उस अंतराल में हमें यहाँ पर a और b आ रहा है, तो a और b को छोड़ते हुए प्रत्येक मान पर क्या नहीं होंगे, ये संतत नहीं, प्रत्येक मान पर संतत होंगे और a और b को छोड़ते हुए। फिर इसके बाद में दूसरा अंतराल आपके पास आ जाता है a और b, ये वाला अंतराल आ गया। इस अंतराल में a भी नहीं होता है और b भी नहीं होता है, इनके बीच वाले मान होते हैं, तो हम a पर भी जांच नहीं कर सकते और ना पर b पर कर सकते हैं, क्योंकि a भी नहीं है और b भी नहीं है, इनके बीच वाले मान है, इनके बीच वाले मान पर क्या होगा, ये संतत होगा। तो हमने देखा है कि यहाँ पर इसके बीच वाले मान पर संतत होगा और यहाँ पर केवल a पर दाईं ओर से संतत होगा और b पर बाईं ओर से संतत होगा, अंतराल है। तीसरा अंतराल आपके पास आ जाता है कि a और ये b, इसका अर्थ है कि ये फलन इस अंतराल में a तो है लेकिन b नहीं है, तो ये f a पर अगर जांच करना चाहें तो ये दाईं ओर से संतत होगा, क्योंकि f a होगा इसमें और इससे a के बाद वाले मान होंगे, बाद वाले मानों को क्या बोलते हैं, दाईं सीमा में बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर a पर दाईं सीमा पर ये संतत होगा और b तो इसमें है नहीं, इसमें तो यहाँ पर b नहीं है, तो a पर तो दाईं ओर से और इसके बीच वाले प्रत्येक मान पर क्या होगा, ये संतत होगा। फिर चौथा अंतराल आपके पास होता है कि a और ये b, इसमें हमारे पास a नहीं है b है, तो हम चेक करते हैं, सबसे a तो है नहीं तो a पर चेक नहीं करेंगे, b पर हम चेक करते हैं। तो हमने देखा है कि b वाला फलन हमें मिल जाएगा और b से पहले वाले मान हमें मिल जाते हैं, तो ये और b से बाद वाले मान इसमें है नहीं है, तो b से बाद वाले मान नहीं मिलेंगे, यानी कि ये फलन केवल और केवल किस पर संतत होगा, ये फलन b बिंदु पर बाईं ओर से संतत होगा, दाईं ओर से संतत नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या है, अंतराल में। अब हम क्या करते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं। हमें हमारे पास एक फलन है,
फलन fx ये आपके पास है 5x माइनस में 3 x इज इक्वल टू 0 पर संतत की जांच करनी है, तो हमारे पास संतत की 3-4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। पहला प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, तो यहाँ पर एक सिंपल सा फलन दिया गया है और हमें बिंदु दिया गया है। इस बिंदु पर हमें क्या करनी है, इस फलन की संततता की जांच करनी है, संतत फलन की जांच। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एफ ए का मान कितना है, ए का मान आपके पास क्या है 0 है, तो f0 लिया है हमने और x की जगह रखा है हमने यहाँ रखा है क्या, तो यहाँ पर आएगा 5 गुणा में 0 माइनस में 3, तो इसे हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस में 3। इससे हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। फिर हम क्या करते हैं, इसकी बाईं सीमा निकालते हैं। बाईं सीमा का हमारे पास फार्मूला होते हैं s टेंस टू 0 लिमिट फंक्शन a माइनस में h होते हैं, a माइनस में, लेकिन a की जगह हमारे पास क्या है 0 है, तो हम किस पर चेक करेंगे 0 माइनस में h। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू वाली कोई कंडीशन है नहीं यहाँ पर, क्योंकि एक ही फलन आया है, सिंपल रूप से आया है, तो ये वाला फलन अब की बार x की जगह क्या रखना है आपको 0 माइनस में h, यहाँ रख दीजिए x की जगह यहाँ पर, तो आपके पास आएगा s टेंस टू 0 लिमिट और 5 0 माइनस में h और माइनस में 3 ये आएगा। अब s टेंस टू 0 लिमिट लगा देंगे, यानी कि h की जगह क्या रखना है, हमें 0 रखना है। रखने पर 5 0 माइनस में 0 और माइनस में 3, इसे हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा माइनस में 3। इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। ये आपके पास समीकरण नंबर 2 आ गई। अब हमें क्या करना है, इसकी दाईं सीमा निकालनी है। दाईं सीमा का हम क्या फार्मूला होते हैं, s टेंस टू 0 लिमिट और फंक्शन a प्लस में h, f a प्लस में h फार्मूला होता है, लेकिन a की जगह आपके पास क्या आ गया है 0 आ गया है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे, यहाँ पर 0 रख देंगे तो आपके पास आएगा 0 प्लस में h, यानी कि x का मान बढ़ गया है। यहाँ पर सिंपल रूप में फंक्शन आया है, तो हमें क्या करना है x की जगह 0 प्लस में h यहाँ पर हमें रखना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा s टेंस टू 0 फंक्शन, ये आ जाएगा आपके पास 5 0 प्लस में h माइनस में 3, s टेंस टू 0 लिमिट। जैसे ही अब हम क्या करते हैं, इसमें h की जगह क्या रख देते हैं 0 रख देते हैं। 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या मान आएगा 5 गुणा में 0 प्लस में 0 माइनस में 3। अब 0 प्लस में 0 को 5 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और तो आंसर आपके पास क्या आ गया माइनस में 3, समीकरण नंबर 3। अब हमने देखा है कि समीकरण नंबर 1 में 3 है और 2 में भी -1 में भी -3, 2 में -3 और 3 में भी -3, यानी कि फलन की बाईं सीमा और फलन की दाईं सीमा तीनों आपस में बराबर है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा f0 बराबर में बाईं सीमा और बराबर में दाईं सीमा, तीनों आपस में बराबर आ गए, तो हम लिख सकते हैं अतः फलन fx बिंदु x बराबर में 0 पर क्या है संतत फलन है। तो संतत फलन कब होता है, जब फलन की बाईं सीमा फलन की दाईं सीमा तीनों मान आपस में बराबर है, तो ये फलन संतत होता है।
इसी प्रकार से हम एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। आपके पास है फलन f(x) इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर और 25 और x प्लस में 5। ये आपको एक फलन दिया गया है और ये कह रहा है कि x का मान माइनस में 5 नहीं है, तो इस फलन की संततता की जांच करनी है। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है आपके पास इस प्रकार से। अब की बार आपको कोई भी बिंदु नहीं दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, फलन दिया गया है और आपको बिंदु मानना है और ये कह रहा है कि x का मान जो भी मान रहे हो वो -5 नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे आप -5 मानते हो तो यहाँ पर रखेंगे तो प्लस का 5 और माइनस का 5 0, 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित हो जाएगा फलन। हमें फलन को परिभाषित ही रखना है। तो हम क्या करते हैं, इस फलन की सत्यता की जांच करने के लिए हम एक बिंदु मानते हैं। माना x बराबर में a ले लिया। a कहाँ से लिया हमने, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से ले लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले fa का मान रखते हैं। fa हमेशा फलन में रखा जाएगा x की जगह, तो आपके पास क्या गया, a² माइनस में 25 और a प्लस में 5 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसे हल करते हैं। a² माइनस में b² का फार्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है, a प्लस में 5 होगा और a माइनस में 5 बटे में आ जाएगा a प्लस में 5। तो इससे ये कैंसिल हो गया, आपके पास a माइनस में 5 आ गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। फिर अब हमें इसकी बाईं सीमा निकालनी है। बाईं सीमा का फार्मूला होता है s टेंड्स टू 0 और फंक्शन है a माइनस में h। बिंदु भी हमने a ले रखा है तो फार्मूले के अनुसार a माइनस में h। इसमें भी फलन एक ही है तो इसी में ही मान आएगा। तो यहाँ पर x की जगह क्या रखना है, यहाँ और यहाँ a माइनस में h। तो a माइनस में h का स्क्वायर माइनस में 25 और a माइनस में h और प्लस के 5। मैंने x की जगह a माइनस में h यहाँ और यहाँ रखा है। अब हम क्या करते हैं, इसमें लिमिट लगा देते हैं। क्या लिमिट है हमारे पास, h टेंड्स टू 0, यानी कि h के बराबर में 0 रख दीजिए यहाँ और यहाँ। जैसे हम रखेंगे तो a पर स्क्वायर या आ जाएगा a माइनस में 0 का स्क्वायर माइनस में 25 बटे में a माइनस में 0 और प्लस के 5 ही आ गया। अब इसे हल करेंगे तो आपके पास आ जाता है a² माइनस में 25 और a प्लस के 5 ये आ गया। अब इसके भी गुणनखंड हो रहे हैं, a² माइनस में b² का फार्मूला लग रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस में 5 और a माइनस में 5 बटे में आ जाएगा a प्लस में 5। इससे ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या गया, a माइनस में 5। इसे हमने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इसकी दाईं सीमा और निकालते हैं। दाईं सीमा का क्या फार्मूला होता है, s टेंड्स टू 0 लिमिट फलन a प्लस में h ये होते हैं। अब की बार इस फलन में x की जगह आपको क्या रखना है, a प्लस में h रखना है। तो a प्लस में h यहाँ पर रखेंगे तो s टेंड्स टू 0 लिमिट, तो यहाँ रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा a प्लस में h का स्क्वायर माइनस के 25 अपॉन में a प्लस में h आ जाएगा और माइनस में प्लस में आ जाएगा 5। जैसे हमने x का मान रख दिया a प्लस में h, अब हमें क्या करना है, लिमिट लगानी है। लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0 यानी कि h के बराबर में 0 रखना है यहाँ पर।
तो आपके पास आ जाएगा a प्लस में 0 का स्क्वायर माइनस में 25 और a प्लस में 0 माइनस प्लस में 5। तो आपके पास क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस के 25 और a प्लस में 5 यह गया। अब इसके भी हमें क्या करने हैं, यहाँ पर गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करेंगे तो a प्लस में 5 और a माइनस में 5 अपॉन में आ जाएगा a प्लस में 5। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। कैंसिल होने के बाद में हमें क्या मिल गया, a माइनस में 5 मिल गया। इस को समीकरण नंबर 3 नाम देते हैं। अब हमने देखा है कि समीकरण नंबर 1 में क्या मान आ रहा है, फलन का क्या मान आ रहा है, a माइनस में 5 आ रहा है। फिर इसकी जो बाईं सीमा है, बाईं सीमा का मान भी क्या आ रहा है भाई, a माइनस में 5 आ रहा है। ठीक, फिर हमने देखा इसकी दाईं सीमा का मान भी क्या आ रहा है, a माइनस में 5। तो हम समीकरण नंबर 1, 2, 3 से, समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से फलन और फलन की बाईं सीमा बराबर में फलन की दाईं सीमा, तीनों मान आपस में बराबर हो गए। तो ये फलन x बराबर, फलन f(x) x बराबर a बिलोंग्स टू r पर क्या होगा, संतत होगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि तीनों मान आपस में क्या आ रहे थे, बराबर आ रहे थे। हमने एफ ए बराबर में लेफ्ट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों मान आपस में बराबर आ रहे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः फलन f(x) x बराबर a बिलोंग्स टू r पर संतत फलन है। क्या होगा अभी, संतत फलन। समझ में आया। इसके बाद में बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। अब की बार जो फलन आया है वो आपके पास एक ही फलन के दो मान के रूप में आ गया, यानी कि दो स्थितियों में आ गया। आपके पास है 2x माइनस में 3 और 2x माइनस में 3, ऊपर वाला प्लस में है। आपको कंडीशन दे दी गई है, यदि x का मान दो कंडीशनों में दिया गया है। फर्स्ट कंडीशन दी गई x का मान लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2, यानी कि x का मान 2 के बराबर और 2 से छोटा है, यहाँ पर 2 से क्या है, बड़ा है। अब आपको इसमें जांच करना है कि ये फलन संतत है या असंतत। अब इसमें भी कोई भी आपको बिंदु नहीं दिया गया है, तो आप इस स्थिति में बिंदु मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x बराबर में 2 दिया ना, तो हम इस 2 पर ही जांच करेंगे। पहले बिंदु x बराबर में 2 पर संतत की जांच। तो आपके पास सबसे पहला बिंदु है F2, यानी कि F2 x बराबर में 2 रखना है। बराबर वाली कंडीशन यही है क्या, देखो x बराबर में 2 यही है, तो यहाँ पर x की जगह 2 रख दीजिए। तो 2 गुणा में 2 प्लस में 3, तो ये कितने होंगे, 4 और 3 7 हो गए। इसे नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। अब हम इसकी बाईं सीमा पर चलते हैं। बाईं सीमा बराबर में क्या होता है, s टेंस टू 0 लिमिट फंक्शन 2 माइनस में h, 2 माइनस में बाईं सीमा यानी कि 2 से पहले वाली मान। तो पहले वाला मान क्या करना है, 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा, तो हमने इसे घटा दिया। अब यहाँ पर देखिए x का मान पहले क्या था, 2। अब 2 में से हमने कुछ अल्पांश मान घटा दिया है, तो x के मान में कमी आ गई है। x के मान में कमी आ गई है, तो देखिए x का मान कम किस में, इस वाली कंडीशन में देखिए x का मान कम है, किससे कम है, 2 से कम है।
तो ये वाली कंडीशन में आएगा x की जगह आप क्या रखेंगे, 2 माइनस में h रखेंगे। तो h टेंड्स टू 0 लिमिट 2 गुणा में 2 माइनस में h प्लस में 3। अब हम क्या करते हैं, इस पर लिमिट लगा देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 और h के बराबर में 0, यहाँ रख दीजिए 0। तो आपके पास क्या आएगा, 2 गुणा में 2 माइनस में 0 प्लस में 3। इसे हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 प्लस में 3 बराबर में 7। समीकरण नंबर आपके पास आ गई है 2। अब हम चलते हैं इसकी दाईं सीमा। दाईं सीमा बराबर में h टेंड्स टू 0 लिमिट, क्या फार्मूला होगा, दाईं सीमा यानी कि 2 से आगे चलना है हमें, तो 2 प्लस में h को हमने जोड़ दिया। अब h टेंड्स टू 0 लिमिट 2 प्लस में h, x का मान पहले क्या था, 2 था, अब इसमें कुछ जुड़ गया है तो x के मान में बढ़ोतरी हो गई है, यानी कि x का मान बढ़ गया है। देखिए कौन सी कंडीशन में x का मान बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाली कंडीशन, x का मान बढ़ा हुआ है। तो आपको इस फलन का कौन सा फलन यूज करना है, 2x माइनस में 3, x की जगह क्या रखना है आपको, 2 प्लस में h रखना है। तो आपके पास आ गया 2 प्लस में h आ गया, 2 गुणा में 2 प्लस में h आ गया और माइनस में 3 आ गया। अब हमें क्या करना है, h टेंड्स टू 0 और h के बराबर में क्या रखना है, 0 रखना है। 0 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 और 2 प्लस में 0 और माइनस में 3। इसे हल करेंगे तो 4 माइनस में 3 बराबर में 1। समीकरण नंबर 3 आ गई। अब हमें फलन x बराबर में 2 पर फलन का मान कितना आया था, 7। समीकरण नंबर 1 में देखें। अब बाईं सीमा का मान भी कितना है, 7 है, लेकिन दाईं सीमा का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 4 माइनस में 3 यानी कि 1 आ रहा है। इस प्रकार हमने देखा है कि समीकरण नंबर 1 2 व 3 से हमने देखा है कि फलन 2 और बराबर में इसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा इज नॉट इक्वल टू, यानी कि समीकरण नंबर 1 और 2 से दोनों बाईं सीमा और फलन आपस में बराबर है, लेकिन समीकरण नंबर 3 से दाईं सीमा का मान कितना आया है, 1 आया है। तो ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो ये फलन x बराबर 2 पर क्या नहीं है, संतत नहीं है। ये फलन क्या है, असंतत फलन है। और इस बिंदु को x बराबर 2 वाले बिंदु को क्या कहेंगे हम, असंतत बिंदु कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले इसमें हमें 2 कंडीशन दी थी, दोनों कंडीशनों को हमने अप्लाई करते हुए इसका मान निकाला है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से। इसका रिजल्ट आपके सामने आया है कि फलन और फलन की बाईं सीमा और फलन की दाईं सीमा तीनों मान हमने लिखा है। हमने देखा है कि फलन और फलन की बाईं सीमा तो बराबर है, लेकिन दाईं सीमा बराबर नहीं है तो तीनों मान आपस में बराबर नहीं है, तो ये फलन क्या नहीं है, संतत नहीं है। ये फलन क्या होगा, असंतत होगा। फिर इसके बाद में आपके पास चौथा टाइप का क्वेश्चन आता है। चौथा टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। आपको दिया गया मापांक x अपॉन में x और ये दिया गया है 0। x का मान इज नॉट इक्वल टू 0 और x का मान 0 के बराबर में। इसमें भी हमें क्या करना है, x बराबर में हमें इस फलन की संततता की जांच करनी है, क्या ये फलन संतत है या नहीं है। आपको बिंदु दिया गया है, इसमें बिंदु x बराबर में 0 पर संतत की जांच कीजिए। संतत की जांच
जांच करनी है किस बिंदु पर करनी है, x बराबर में 0। तो हमने लिया है बिंदु x बराबर में 0 पर संतत की जांच। तो पहला हमारे पास क्या होता है, fa का मान निकालना होता है, fa यानी कि f0, और ये f0 हमेशा बराबर वाली कंडीशन में आता है। तो बराबर वाली कंडीशन देखिए यही है फलन में। तो इस बिंदु पर x बराबर में 0 पर फलन fx का मान क्या होगा, 0 होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 0, इसे हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है, इसकी बाईं सीमा निकालनी है। बाईं सीमा बराबर में s टेंस टू 0 लिमिट फंक्शन a 0 माइनस में h हो जाएगा। x बराबर में आपके पास है 0 माइनस में h, x का मान पहले 0 था, अब हमें क्या हो गया, x के मान में कमी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, fx इज इक्वल टू मापांक के अंदर x अपॉन में x, और कंडीशन दी गई है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। दूसरी फंक्शन की वैल्यू दी गई है 0, और ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पर हमें जांच करना है कि बिंदु x बराबर में 0 पर ये संतत होता है या नहीं, इसकी जाँच करनी है। तो हमने क्या है, बिंदु x बराबर में 0 पर मान ज्ञात करते हैं। पहला मान होता है कि f0 यानी कि x की जगह 0 रखा है, x के बराबर में 0 रखा है, तब यह आया कंडीशन। बराबर वाली कंडीशन में fx का मान क्या कह रहा है, 0 है, ये 0, इसे नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इसकी बाईं सीमा पर चलते हैं। बाईं सीमा के लिए फार्मूला होता है s टेंस टू 0 लिमिट, और ये फंक्शन है a माइनस में h। a की जगह आपके पास क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। देखिए 0 है क्या, तो यहाँ पर a की जगह 0 रख देंगे तो आपके पास क्या देगा, a माइनस में h आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये वाली कंडीशन इस दोनों में अप्लाई करते हैं, देखते हैं किस में आते हैं। तो x का मान पहले 0 था, अब x के मान में कुछ घट गया है, तो x के मान में कमी आ गई है, यानी कि x का मान अब 0 के बराबर में नहीं रहा है। तो 0 के बराबर में न रहने वाली कंडीशन देखो कौन सी है, बराबर में न रहने वाली कंडीशन ये वाली। तो यहाँ पर इस कंडीशन को यूज करती हुए हमारे पास इस फलन का मान क्या आ गया, ये यहाँ पर क्या रखना है, 0 माइनस में s रखना है। दोबारा देखिए, x का मान पहले 0 था, अब 0 में से कुछ घट गया है, तो x के मान में कमी आ गई है, यानी कि x का मान अब 0 के बराबर में नहीं रहा है। तो न रहने वाली कंडीशन कौन सी है, ये रही। इसके लिए फलन का मान कौन सा है, ये रहा। इसमें x की जगह क्या रखना है, 0 माइनस में h रखना है। तो आपके पास आ जाएगा s टेंस टू 0 लिमिट, या आ जाएगा 0 माइनस में h और 0 माइनस में h आ जाएगा। यह गया,
इसे हम सॉल्व करेंगे तो h टेंस टू 0 और माइनस में h अपॉन में माइनस में h आ जाएगा। इसे आगे हम सॉल्व करते हैं तो h टेंस टू 0, ये मापांक के अंदर h आ जाएगा और अपॉन में h आ जाएगा। इसे बाहर निकालें तो प्लस में h आ जाएगा, नीचे वाला माइनस में से। अब हम इसमें लिमिट का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। जैसे हम लिमिट का प्रयोग करते हैं तो 0/0 रूप आ जाते हैं। ये रूप होता है अनिर्धार्य रूप। फिर इसकी लिमिट का मान ज्ञात करने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो h का मान अल्पांश मान लिया है वो दोनों जगह बराबर है और बराबर वाले मान आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो लिमिट यूज़ होगी h टेंस टू 0 वो किस पर यूज़ होगी, -1 पर। जैसे -1 पर इसका मान लिमिट का मान लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 का मान आ गया। यानी कि बाईं सीमा का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, -2। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसकी दाईं सीमा का मान निकालते हैं। दाईं सीमा आपके पास आ जाएगी h टेंस टू 0, लिमिट फंक्शन है 0 माइनस में h प्लस में h। दाईं यानी कि 0 से आगे वाले मानों में हम क्या करते हैं, इसमें एक बहुत ही छोटा सा मान h का मान हमने जोड़ दिया, अल्पांश मान। अब देखिए x का मान पहले 0 था, लेकिन इस स्थिति में x के मान में कुछ जुड़ गया है तो x का मान क्या हो गया, बढ़ गया है। तो अब x का मान 0 के बराबर में नहीं रहा, क्योंकि पहले 0 था तो अब इसमें कुछ बढ़ गया है तो x का मान अब 0 के बराबर में नहीं रहा है। तो न रहने वाली कंडीशन कौन सी है, ये वाली कंडीशन है। इसमें इस फलन को अप्लाई करते हैं हम, तो यहाँ पर आ गया h टेंस टू 0, लिमिट 0 प्लस में h और ये आ गया 0 प्लस में h। h टेंस टू 0 मापांक के अंदर हल करेंगे तो इसे आ जाएगा 0 प्लस में h होता है अपॉन में h। इसे लिखेंगे h टेंस टू 0 लिमिट और ये आ गया आपके पास h अपॉन में h। यहाँ पर भी हम लिमिट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि 0 जैसे लिमिट रखेंगे तो 0/0 रूप आ जाएगा, अनिर्धार्य रूप आ जाएगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमने जो भी अल्पांश मान यूज किया है पर इस क्वेश्चन में तो वहाँ पर इसका मान सेम ही है, बराबरी है। यानी कि h से h को हम कैंसिल कर सकते हैं। h से h को कैंसिल करेंगे तो अब आपके पास क्या वैल्यू बच गई, 1। इस 1 पर लिमिट लगा देंगे तो आपके पास कितना है, 1। ये आपके पास समीकरण नंबर 3 आ गई। समीकरण नंबर 3। फिर इसमें हमने देखा है समीकरण नंबर 1 से इसका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और 2 से इसका मान क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, और 3 से समीकरण का मान कितना आ रहा है, समीकरण नंबर 3 में प्लस में 1 आ रहा है। यानी कि फलन की बाईं सीमा और फलन की दाईं सीमा तीनों मान आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, तो ये फलन क्या होगा, असंतत। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से, तो आपके पास है f a इज इक्वल टू बाईं सीमा और इज इक्वल टू दाईं सीमा। तो हमने देखा तीनों मान आपस में बराबर नहीं है, तो ये फलन बिंदु x बराबर 0 पर क्या नहीं है, संतत नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास kx² और दिया गया है 3। कंडीशन दी गई है यदि x का मान
लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2। हमें ये क्वेश्चन में दिया गया है कि फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर 2 पर संतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब की बार ये क्वेश्चन हमें संतत दिया गया है, हमें इस k का मान ज्ञात करना है, इस मिस वैल्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है, k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये फलन हमें संतत दिया गया है, तो लिखेंगे चूंकि फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर 2 पर संतत है, तो संतत फलन की परिभाषा से फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर 2 पर संतत है, तो संतत फलन की परिभाषा क्या कहती है कि f2 बराबर में बाईं सीमा और बराबर में दाईं सीमा, ये तीनों मान आपस में बराबर होंगे। तो सबसे पहले इसे नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। हमें ये तीनों मान बराबर करते हुए इस k का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं f2 का मान। fa यानी कि 2 हमेशा बराबर वाले कंडीशन में आते हैं। बराबर वाले कंडीशन देखिए यही है क्या, यहाँ पर x का मान कितना रखना है हमें 2, तो रख दीजिए k और 2 का स्क्वायर यहाँ रख दिया, क्या मान आ गया 4 k आ गया। इसे हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। अब चलते हैं बाईं सीमा पर। बाईं सीमा बराबर में फार्मूला आते हैं s टेंड्स टू 0 लिमिट फलन 2 माइनस में h, ये आ गया। x का मान पहले हमारे पास 2 था, अब इसमें एक अल्पांश मान घट रहा है, तो x के मान में क्या आ गई है, कमी आ गई है। कमी आ गई है तो देखिए x का मान कम किस में हो रहा है, इस वाली कंडीशन में हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसे यूज़ कर लेते हैं s टेंड्स टू 0 और k 2 माइनस में h पर स्क्वायर। h टेंड्स टू 0 यानी कि h की जगह क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा k 2 माइनस में 0 का स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो 4k, समीकरण नंबर 3 आ गई आपके पास। अब बाईं सीमा दाईं सीमा, दाईं सीमा s टेंड्स टू 0 लिमिट फंक्शन 2 प्लस में h है, s टेंड्स टू 0 लिमिट। अभी x का मान पहले 2 था, अब इसमें कुछ जुड़ गया है तो x के मान में बढ़ोतरी हो गई है। तो देखिए कौन सी कंडीशन में x का मान बढ़ रहा है, ये वाली कंडीशन में, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 3। बढ़ोतरी वाली कंडीशन में क्या f(x) का मान 3 है, हमने यहाँ पर रख दिया। अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो आपके पास 3 आ गया, समीकरण नंबर 4 आ गई। अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 2 3 व 4 से इन मानों को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो इसका मान 4k आया है, इसका मान 4k और बराबर में 3, ये आ गया। हम अंतिम 2 से लेते हैं, अंतिम 2 से तो आपके पास 4k इज इक्वल टू 3, आपके पास 4k इज इक्वल टू 3 है, तो k का मान कितना आ जाएगा 3/4, ये आपके पास k का मान आ गया है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि एक संतत फलन हमें दिया गया था और हमें k का मान ज्ञात करना था, तो हमने क्या लिखा है कि जिस बिंदु पर हमने संतत दिया गया था तो हमने लिखा है कि फलन f(x) बिंदु x बराबर 2 पर संतत है। तो संतत फलन की परिभाषा से, संतत फलन की परिभाषा हमने लिखी है, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण नंबर 1 में
फलन बाईं सीमा और दाईं सीमा निकालनी है। इन मानों को हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं और फिर k का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने fa का मान निकाला है। fa का मान आपके पास क्या आया है, 4k आया है। फिर बाईं सीमा का हमने मान निकाला है 4k है। फिर इसकी दाईं सीमा का मान हमने निकाला है, कितना है, 3 है। इन मानों को हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया है। रखने के बाद में हमें k का मान कितना मिला है, 3/4। ये हमारे पास k का मान आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया साइन x अपॉन में x और नीचे वाला फलन है x प्लस में 1, ये दिया गया है। इसकी कंडीशन आपको दी गई है कि x का मान 0 से छोटा है, x का मान 0 के बराबर है, 0 से भी बड़ा भी है। हमें क्या करना है, इसकी सत्यता की जांच करनी है और बिंदु हमें दिया गया है, बिंदु x बराबर में 0 पर इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो हमने बिंदु ले लिए, बिंदु x बराबर में 0 पर जांच करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फलन निकालना है, यानी कि fa का मान। fa हमेशा बराबर वाली कंडीशन में आता है। तो देखिए x का मान 0 के बराबर है क्या, इस वाली कंडीशन में आएगा। तो x की जगह क्या रख देना है, हमें 0 रख देना है। तो 0 प्लस में 1 बराबर में 1, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। इसके बाद में आ जाइए आप इसकी बाईं सीमा। बाईं सीमा के लिए फार्मूला होते हैं f0 माइनस में h। तो हमने यहाँ पर देखा है कि x का मान पहले 0 था, अब इसमें h यानी कि बहुत ही छोटा सा मान इसमें से हमने घटा दिया है। तो अब x का मान 0 नहीं रहा है, यानी कि x के मान में क्या आ गई है, कमी आ गई है। कमी देखिए किस में आई है, इस वाली कंडीशन में। इस वाली कंडीशन का यूज करते हुए हमें फलन का किसका प्रयोग करना है, साइन x अपॉन में x का करना है। तो x की जगह क्या रख देना है, 0 माइनस में h यहाँ और यहाँ रखेंगे। तो आपके पास आ जाएगा साइन 0 माइनस में h अपॉन में 0 माइनस में h आ जाएगा। इसे हम हल करते हैं तो आपके पास आ जाएगा साइन माइनस में h अपॉन में माइनस में h, किया गया। एक फार्मूला हमने पढ़ा है कि साइन माइनस में थीटा इज इक्वल टू माइनस में थीटा होता है। इसी फार्मूले को यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो आ जाएगा साइन h अपॉन में h, ये माइनस आ गया यहाँ पर। इस माइनस को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और इस लिमिट पर इसका मान कितना होता है, 1 होता है। हमने एक लिमिट पढ़ रखी है s टेंस टू 0 लिमिट, और ये साइन x अपॉन में x बराबर में 1 होते हैं। तो यहाँ पर ऐसी लिमिट है, ये माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो देखिए h टेंस टू 0 साइन h अपॉन में h, यही लिमिट है यहाँ पर। इसकी वैल्यूज 1 होती है तो इसकी वैल्यूज भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसे नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। अब चलते हैं इसकी दाईं सीमा पर। दाईं सीमा आपके पास s टेंस टू 0 लिमिट फंक्शन 0 प्लस में h, आपके पास आ गया s टेंस टू 0 आ गया 0 प्लस में h। x का मान पहले 0 था, अब इसमें कुछ जुड़ गया है तो x के मान में बढ़ोतरी हो गई है। तो x का मान कौन सी कंडीशन में बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखो 0, ये है x का मान बढ़ रहा है, 0 से बढ़ रहा है। तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी अब की बार इसमें। तो x की जगह आपको क्या रखना है, 0 प्लस में h रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे 0 प्लस में h और प्लस में 1
पहले से दिया गया है। अब इसमें हम लिमिट लगा देते हैं। जैसे हमने इसमें लिमिट लगाई है तो 0 प्लस में 0, h की जगह 0 दिया, प्लस में 1, इससे हमारे पास क्या आंसर आ गया 1। समीकरण नंबर 3 आ गई यहाँ पर। इस प्रकार हमने देखा है कि समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से हमने देखा है कि फलन 0 पर मान और इसकी बाईं सीमा और ये दाईं सीमा आपस में देखो, f1 का मान f0 का मान 1 है, बाईं सीमा का मान भी 1 है और इसकी दाईं सीमा का मान भी 1 है, तीनों मान आपस में बराबर है। तो हम लिख सकते हैं अतः फलन fx बिंदु x बराबर में 0 पर संतत है। या फलन क्या आ गया, संतत आ गया, तीनों मान आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए।